नमस्ते विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञानदीप में आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत है। ये चैनल आपका अपना है, तो आप लोग अपने सहपाठियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और उन्हें भी इस वीडियो का लाभ प्रदान करें। साथ ही साथ आप भी इस वीडियो का लाभ लें। तो विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण खंड से शुरुआत करेंगे। ये जो व्याकरण खंड है, इसमें हम भाषा, व्याकरण और लिपि पढ़ेंगे। देखिए विद्यार्थियों, ये जो मैंने कहा था, ये जो भाग है, ये कक्षा आप लोग देखिए, ये जो कक्षा है ये कक्षा 6 आप लोग देखिए, ये कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8, कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 के लिए कॉमन वीडियो आएगी। जो आप लोगों के जो सिलेबस में जो पाठ्यक्रम में जो टॉपिक सेम है, उनकी सेम वीडियो आएगी। तो मैं हर वीडियो में आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी क्लास के लिए है इम्पोर्टेंट। तो ये 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आप लोग प्रत्येक छात्र और छात्राएं इस वीडियो से लाभ उठाएंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। और आप लोग क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करें और फिर बाद में समझने के बाद में पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको अपने नोट्स के रूप में उतार सकते हैं। ठीक है, तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं भाषा, व्याकरण और लिपि। देखिए विद्यार्थियों, जब हम व्याकरण की बात करते हैं तो व्याकरण में सबसे पहले ही जो टॉपिक, जो अध्याय, जो यूनिट हमारे सामने आता है वो है भाषा, व्याकरण और लिपि। देखिए भाषा, जब व्याकरण, लिपि की जब हम बात करते हैं तो भाषा क्या है, पहला जो मन मस्तिष्क में या हमारे मन में या छात्र छात्राओं के मन में जो सवाल आता है कि सर, जो प्रश्न आता है कि सर ये भाषा है क्या, है ना। तो देखिए विद्यार्थियों, भाषा क्या है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, है ना, आप बोलोगे, मैं सुनूंगा। तो ये क्या है, ये क्या है विद्यार्थियों, ये भाषा है। क्या है भाषा। बिना भाषा के व्यक्ति अपने स्पष्ट भाव, अपने जो मन के भाव है उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो भाषा एक माध्यम है जिसके माध्यम से, भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से हम अपने क्या करते हैं, विचार को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो भाषा आप लोगों को समझ में आए तो भाषा की परिभाषा हम लिखते हैं तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। देखिए विद्यार्थियों, भाषा की परिभाषा क्या है। भाषा की परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो भाषा की परिभाषा में क्या होगा कि भाषा क्या है विद्यार्थियों। भाषा वह क्या है विद्यार्थियों, भाषा वह साधन है। आप लोग बोलिए, धीरे बोलिए, जहां बैठे वहां बोलिए, धीरे धीरे बोलिए, आप मेरे साथ बोलेंगे तभी देखिए ये जो वीडियो है इसका जो उद्देश्य है वो सार्थक हो पाएगा, है ना। आप ऐसे ही देखने तो बैठे नहीं, कुछ सीखे, कुछ समझे इसलिए बैठे। तो जब मैं लिखवाऊं, जो मैं बोलूं, तो आपको बोलना है साथ साथ में। ठीक है, तो बोलिए। भाषा की परिभाषा में हम क्या लिखेंगे कि भाषा क्या है, क्या है भाषा, वे साधन है, वे साधन है। कौन सा साधन है भाषा, भाषा वे साधन है जिसके, भाषा वे साधन है, भाषा वे साधन है जिसके द्वारा, भाषा क्या है, वे साधन है जिसके द्वारा कौन, मनुष्य, जिसके द्वारा मनुष्य क्या करे, जिसके द्वारा मनुष्य क्या करे, अपने क्या करे, अपने मन के भाव, ठीक है, मन के भाव या फिर विचार या विचारों, मन के भावों और क्या विचारों को क्या करे, प्रकट करे,
प्रकट करे, है ना, प्रकट करे, प्रकट करे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे विद्यार्थियों, उसे भाषा कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, भाषा, उसे भाषा कहते हैं। समझ में आया आप सभी लोगों को कि भाषा वे साधन है, साधन का मतलब माध्यम है, माध्यम। हम इस माध्यम से क्या करते हैं, हमारे जो मन में कोई बात आती है हम उसको क्या करते हैं, बोल के बताते हैं या लिख के बताते हैं, पर हम में अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, बताने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, बोलो विद्यार्थियों, किसकी आवश्यकता पड़ती है, भाषा की। ठीक है, तो ये आप परिभाषा याद कर लीजिए। भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा वे साधन है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, अपने भावों, मनुष्य क्या करता है, अपने मन के भावों और विचारों को क्या करता है, प्रकट करता है, उसे क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। चलिए विद्यार्थियों, ये बात हुई भाषा की परिभाषा की। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि भाषा के स्वरूप कितने होते हैं। ठीक है, भाषा के स्वरूप मतलब भाषा किस किस रूप में होती है ना, किन किन रूपों में भाषाएं विद्यमान होती है। तो हम बात करते हैं भाषा के स्वरूप की। भाषा की परिभाषा मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी और याद भी हो गई होगी। देखिए विद्यार्थियों, रटने की आवश्यकता नहीं है, जिसके मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उनको मन मस्तिष्क में आप रखें कि भाषा क्या है। भाषा वे साधन है, कौन सा साधन है, जिससे हमारे जो मन के भाव है और विचार है उसको क्या कर सके, हम प्रकट कर सके। वो जो माध्यम है वो भाषा है। ठीक है, आगे देखिए भाषा के स्वरूप क्या होंगे। भाषा के विद्यार्थियों, भाषा के कितने स्वरूप होते हैं, 3 स्वरूप होते हैं। देखिए कौन कौन से 3 स्वरूप होते हैं भाषा के। पहला भाषा का स्वरूप होता है बोली। कौन सा होता है, बोली। ठीक है, भाषा का दूसरा जो स्वरूप होता है वो क्या होता है, उपभाषा। ठीक है, और तीसरा जो स्वरूप है वो खुद भाषा है। ठीक है, तो देखिए हम एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं। जो पहला है वो क्या है विद्यार्थियों, बोलिए आप लोग। भाषा के जो पहला स्वरूप है वो बोली है। कौन सा है, बोली। दूसरा जो स्वरूप है उसका क्या नाम है, उपभाषा। और जो तीसरा स्वरूप है उसका क्या नाम है, बोलिए क्या है, भाषा, खुद भाषा नाम है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको एक एक करके हम समझते हैं। देखिए कैसे समझेंगे कि इनकी भी हम थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि जो भाषा का स्वरूप है वो 3 होते हैं। भाषा के कितने स्वरूप होते हैं, 3 स्वरूप। बोली, उपभाषा, बोलिए मेरे साथ, बोली, उपभाषा और भाषा। ठीक है, अब देखिए बोली। बोली क्या है, क्या है बोली। बोली गुरुजी, बोली क्या है, बोली भाषा की एक अभिव्यक्त करने का जो साधन है वो बोली है। नहीं, भाषा को अभिव्यक्त करने का साधन उपभाषा भी है और भाषा को अभिव्यक्त करने का साधन भाषा भी है। तो बोली क्या है, देखिए इसकी हम बात करें तो ये जो बोली है ना, इसकी मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ। तो ये बोली क्या है, देखिए आपको, बोली क्या है, किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाए, है ना, किसी विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है, माध्यम बोली कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों, किसी विशेष, देखिए अब आप लोग किसी विशेष क्षेत्र में है, किसी विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब बताना, है ना,
अपनी बातों का आदान प्रदान करना। अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों को प्रकट करना, ठीक है। तो किसी विशेष क्षेत्र में बोली किसमें बोली जाएगी, बोलिए विद्यार्थियों, किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाएगी, ठीक है। जैसे आपके गांव में कोई अलग से विशेष कोई बोली बोली जाती होगी, है ना। फिर आप जयपुर में आते हैं तो आपको किसी और प्रकार की बोली सुनाई देती है, ठीक है। ये बोलियां हैं सब विशेष क्षेत्र के लिए। अब आप देखिए उपभाषा किसे कहेंगे। देखिए उपभाषा किसे कहेंगे, ये जो उपभाषा है ये किसी जो उपभाषा है ये इसका जो क्षेत्र होता है क्या होता है, ये क्या होता है, विस्तृत होता है ना। उपभाषा का क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत। तो किसी क्या कहेंगे, किसी बड़े क्षेत्र, किसी बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा उपभाषा कहलाती, ठीक है विद्यार्थियों। यानी कि उपभाषा का जो क्षेत्र है वो क्या होता है, बोलिए बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए कोई बोली है वो आपके गांव में नहीं, आसपास के 10, 15, 20, 25 गांव में बोली जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, उपभाषा हो जाएगी, ठीक है। समझ गए। आगे देखिए भाषा का क्षेत्र। देखिए आप लोग देखिए जो भाषा है इस भाषा का क्षेत्र उपभाषा की अपेक्षा करते बहुत बड़ा होता है, ठीक है। भाषा का क्षेत्र उपभाषा के अपेक्षाकृत बहुत बड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, वो भाषा होती है। वो क्या होती है, बोली जाने वाली क्या है, भाषा। यानी कि देखिए आप लोग एक विशेष क्षेत्र में बोली जाएगी वो बोली, एक गांव में बोली जा रही है बोली, ठीक है। 1-2 गांव में बोली जा रही है बोली, ठीक है। 2, 5, 10 गांव में या बड़े क्षेत्र में बोली जा रही है उपभाषा, ठीक है। और एक एक पूरे राज्य में, समझ रहे आप, एक पूरे राज्य में या 2-3 राज्य में, 4-5 राज्य में बोली जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, बोलिए भाषा। जैसे हम हमारे भारत देश में दक्षिण में जाए तो दक्षिण में हमें क्या मिलेगी, ठीक है, क्या क्या मिलेगी, तमिल मिलेगी, तमिल भाषा मिलेगी, है ना, और कन्नड़ भाषा मिलेगी, ठीक है, मराठी भाषा मिलेगी, है ना। उत्तर के तरफ थोड़ा जाए तो उधर हमें यूपी, उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे भोजपुरी मिलेगी। तो ये क्या है, ये थोड़ी क्या है, ये उपभाषा और भाषा दोनों है, पर अत्यधिक क्षेत्र घेरे रहे, जैसे पूरा राज्य घेरे रहे तो वो भाषा है, और राज्य से कम घेरे रहे तो उपभाषा है, ठीक है। चलिए हमने देखिए ये बड़े क्षेत्र में आ जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखिए, जो मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, इन चीजों पे गौर करिए थोड़ा, है ना। अपेक्षाकृत बहुत बड़े क्षेत्र में, ठीक है। इनको देखिए। अब आप लोग देखिए विद्यार्थियों, अब आप लोग देखिए भाषा के प्रकार। भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा के 3 प्रकार होते हैं। भाषा के प्रकारों पे बात करेंगे हम। भाषा के कितने प्रकार होते हैं, बोलिए 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, पहली आप सभी को पता है, पहला जो प्रकार है वो क्या होता है, मौखिक भाषा, ठीक है। मौखिक, बोलिए मौखिक भाषा। दूसरा भाषा का जो प्रकार होता है वो विद्यार्थी क्या होता है, बोलिए
दूसरा भाषा का प्रकार क्या होता है? लिखित भाषा। कौन सी भाषा? लिखित भाषा। और जो तीसरा भाषा का जो प्रकार है वो कौन सा होता है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। ठीक है, बोलिए भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार कौन सा होता है? मौखिक भाषा, जिसे हम कथित भाषा भी कहते हैं, कहने वाली। ठीक है, मौखिक भाषा और कथित भाषा में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही है। ठीक है, दूसरी भाषा कौन सी होती है? लिखित भाषा। तीसरी कौन सी होती है? सांकेतिक भाषा। ठीक है, अब हम एक एक करके इन 3 जो भाषा के प्रकार हैं इनकी बात कर लेते हैं। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा विद्यार्थी क्या होती है? देखिए, मौखिक भाषा जो भाषा हम हमारे मुख से बोले, ठीक है, मुंह से बोले, है ना, और कानों से सुने, वह किस प्रकार की भाषा होगी विद्यार्थियों? मौखिक भाषा। जैसे 2 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं तो वो किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं बताइए? विचारों का आदान, मन में कुछ बात आ रही है तो आदान प्रदान कर रहे हैं ना, कि कल कहीं घूमने जाएंगे, परसों कहीं जाएंगे, है ना, आज हमारे घर में ये हुआ था, कल वो हुआ था, तो विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं भाषा के माध्यम से। पर कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हो? बोलिए, मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हो। कौन सी भाषा का? मौखिक भाषा का। तो जब 2 विद्यार्थी बातचीत कर रहे हैं, 2 फ्रेंड बातचीत कर रहे हैं, तो कौन सी भाषा हो जाएगी? बोलिए, मौखिक भाषा। जब हम लोग क्या कर रहे हैं? जब हम लोग मान लीजिए जब हम लोग विद्यालय से छुट्टी लेना चाह रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं? प्रार्थना पत्र लिखते हैं। तो जब हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं और फिर सर उसको पढ़ते हैं और फिर हमें अनुमति देते हैं, तो ये किस प्रकार की आदान प्रदान वाली भाषा हो जाती है? बोलो, लिखित भाषा, है ना। जब आप एग्जाम देते हो, परीक्षा देते हो, उसमें भी आप किस भाषा का प्रयोग करते हो? बोलिए, लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। और सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं विद्यार्थियों? बताइए। सांकेतिक भाषा देखिए आप लोग, सांकेतिक भाषा जब जो मनुष्य है जिसका इस पृथ्वी पर क्या हुआ था, जब इस पृथ्वी पे मनुष्य आया था, रहने लगा था, तब उसके पास भाषा नहीं थी, उसको बोलना नहीं आता, तो वो क्या करता था? संकेतों से बात करता था। किससे बात करता था? बोलिए, संकेतों से बात करता था। तो जब उस संकेतों से बात करता था ना, जैसे आज हम, आप और हम जिसे कहते हैं इशारों में बात करना, है ना, वो वाली भाषा कौन सी हो जाएगी? सांकेतिक भाषा। जैसे मैंने कहा कि है ना, तो मैंने ऐसे किया तो आप समझ गए कि सर उठने के लिए कह रहे हैं, मैंने ऐसे कहा किया तो आप समझ गए कि सर बैठने के लिए कह रहे थे। कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ? बोले विद्यार्थियों, सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। समझ में आया? जो विद्यार्थी कमर टेढ़ी करके बैठे हैं, है ना, उबासे लेते हुए पढ़ रहे हैं, उनको फिर कहना चाहता हूँ कि आप अपनी कमर सीधी रखिए, है ना। किसी भी प्रकार से किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप लोगों को अपनी कमर सीधी रखनी चाहिए, ठीक है, जिससे आपका जो मस्तिष्क है वो एक जगह क्या रहता है? एक जगह स्थिर रह सके। ठीक है, तो आप सब लोग अपनी कमर सीधी रखिए, ठीक है, और जैसे जैसे मैं बुलाऊं, जैसे जैसे मैं बोलूं, वैसे वैसे आप लोग बोलते जाइए, जिससे आपको अधिक फायदा होगा। चलिए हम इनकी एक एक करके परिभाषा लिखते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए विद्यार्थी, भाषा की परिभाषा में क्या कहेंगे? भाषा की परिभाषा किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? किसे कहेंगे भाषा की परिभाषा? देखिए, भाषा की परिभाषा में यहाँ लिख देता हूँ, है ना, सॉरी, मौखिक भाषा की परिभाषा, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मौखिक भाषा। ठीक है, देखिए, जब हम अपने मन के भावों या, बोलिए आप सभी बोलिए, भाव या विचारों को किससे? मुख द्वारा, है ना, मुख द्वारा
या फिर बोलकर, है ना, बोलकर, है ना, प्रकट करें, उसे क्या कहेंगे बोलिए विद्यार्थियों, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मौखिक भाषा। ठीक है। दूसरा देखिए आप लोग, लिखित भाषा। लिखित भाषा में देखिए विद्यार्थियों, लिखित, इसमें एक जैसे जैसे लिख लीजिए, इसमें जैसे जैसे भाषण उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, मौखिक भाषा का। और बातचीत करना, है ना, बातचीत करना, ठीक है। आगे देखिए, लिखित भाषा। लिखित भाषा विद्यार्थियों, लिखित भाषा में क्या होगा, वही सेम परिभाषा आ जाएगी। बस हमें यहाँ क्या करना है, सेम परिभाषा आ जाएगी, हमें क्या करना है बस कि अपने, जब हम अपने मन के भावों या विचारों को, ठीक है, यहाँ पे मुख से नहीं, लिख कर, है ना, लिख कर प्रकट करें, ठीक है। सेम लिख लेंगे आप, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, लिख कर, है ना, लिख कर प्रकट करें। उसे बोलिए कौन सी भाषा कहेंगे, उसे कहेंगे, उसे हम कहेंगे, उसे लिखित भाषा कहेंगे, उसे लिखित भाषा कहते हैं। आप लोग लिख लेना यहाँ पे, आप सभी समझदार है ना, ठीक है। आगे देखिए, इसमें जैसे जैसे बताइए, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लोग क्या समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो वो भी आपकी लिखित भाषा में आ जाएगी, ठीक है ना। या फिर आप रेडियो सुनते हैं, है ना, तो रेडियो भी कौन सी भाषा में आ जाएगा, रेडियो सुनना, इसमें आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप लोग जब किसी भाषा को लिखकर और पढ़कर, है ना, लिखकर और पढ़कर क्या करते हैं, लिखकर और पढ़कर क्या करते हैं, लिखकर और पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं, उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा, ठीक है। आगे देखिए, तीसरी भाषा क्या आ जाएगी, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा विद्यार्थियों, सांकेतिक भाषा में क्या होता है, सांकेतिक भाषा में हम अपने मन के भाव और विचारों को किसके माध्यम से, संकेत के माध्यम से, है ना, संकेत के माध्यम से, संकेत के माध्यम से क्या करते हैं विद्यार्थियों, प्रकट करते हैं। क्या करते हैं बोलिए, प्रकट करते हैं। उसे क्या कहेंगे विद्यार्थियों, उसे क्या कहेंगे बोलिए, उसे सांकेतिक भाषा कहेंगे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, सांकेतिक भाषा। जैसे जैसे इसका एक उदाहरण मैं बताऊं, तो जब आप जाते हैं कहीं पे भी बाइक पे या वाहन में, तब आप ट्रैफिक हवलदारों को देखते हैं, वो सीटी बजाते हुए ऐसे ऐसे करता है, उंगलियों से इशारे करता है, तो किस भाषा का उदाहरण हो जाएगा, सांकेतिक भाषा का, ठीक है। आगे चलिए विद्यार्थियों, हम देखते हैं आगे। हम आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप ये याद कर लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है। अब मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, 1 सेकंड के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे लिपि और व्याकरण पढ़ते हैं। चलिए विद्यार्थियों, आगे हम लिपि देखते हैं, लिपि किसे कहेंगे, है ना। देखिए विद्यार्थियों, लिपि किसे कहेंगे, विद्यार्थियों लिपि किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, लिपि किसी भी, जब हम किसी भी भाषा को
बोलते समय लिपि की आवश्यकता नहीं होती विद्यार्थियों, पर हम जब अब लिखने की कोशिश करते हैं तो किन्हीं चिन्हों की आवश्यकता होती है हमें, है ना। उन ध्वनियों को परिवर्तन करने के लिए किन्हीं चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से हम हमारी भाषा को क्या कर पाए, लिख पाए, अभिव्यक्त कर पाए, पढ़ पाए, है ना। लिपि की परिभाषा इस प्रकार होती है कि मौखिक जो भाषा है उसको अभिव्यक्त करने के लिए कुछ निश्चित, है ना, निश्चित किए गए चिन्हों की जो व्यवस्था है उसे क्या कहेंगे, हम लिपि कहेंगे। जैसे देखिए विद्यार्थी, लिपि की परिभाषा देखिए आप लोग, है ना। लिपि किसे कहेंगे, ठीक है। इसमें मौखिक भाषा की, है ना, की ध्वनियों, मौखिक भाषा की ध्वनियों को अभिव्यक्त किस रूप में, लिखित रूप में, है ना, करने के लिए, लिखित रूप में करने के लिए क्या किया गया, निश्चित ध्वनियों की व्यवस्था की गई, है ना। निश्चित चिन्हों को क्या कहते हैं, बोलिए विद्यार्थियों, लिपि कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, मौखिक भाषा की ध्वनियों को अभिव्यक्त लिखित रूप में करने के लिए निश्चित चिन्ह होते हैं कुछ, है ना। जब हम बोल रहे हैं तो लिखने के उसी चीज को, जब हम बोल रहे हैं तो उसी चीज को लिखने के लिए चिन्ह तो चाहिए होंगे ना। जैसे मानिए आप लोग, जैसे मानिए मैंने बोला आ, तो मैंने आ बोला तो आ ऐसे लिखते हैं, तो इस आ का चिन्ह ये है ना, कुछ चिन्ह तो चाहिए आ बोलने के लिए। तो इन निश्चित चिन्हों को क्या कहा जाता है, बोलिए विद्यार्थियों, लिपि कहा जाता है। देखिए विद्यार्थियों, जो लिपि है, जो आपकी लिपि है ना, ये जो आपकी लिपि है, ये विद्यार्थियों जो आपकी हिंदी की लिपि होती है, देखिए आप लोग, जो आपकी हिंदी की जो लिपि होती है ना विद्यार्थियों, वो आपकी हिंदी की लिपि कौन सी होती है, उस लिपि को कहते हैं देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि कहते हैं, बोलिए विद्यार्थियों, सभी बोलिए, देवनागरी लिपि। आपकी जो हिंदी की जो लिपि होती है, हिंदी की लिपि कहने का मतलब, जब आप हिंदी में लिखते हो ना, तो उस, जैसे मैंने ये हिंदी में लिखा है, तो इसको ये कौन सी लिपि में लिखा हूं मैं, ये है देवनागरी लिपि में। जब आप हिंदी में कोई भी चीज लिखोगे उसकी लिपि कौन सी होगी, देवनागरी लिपि। तो ये पूरी कौन से में लिखा हूं मैं, या अब तक जो भी चीज लिख रहा हूँ कौन सी लिपि में लिख रहा हूँ, देवनागरी लिपि में। ठीक है विद्यार्थियों, और संस्कृति की जो संस्कृत भाषा है, इसकी लिपि भी विद्यार्थी क्या होती है, बोलिए, देवनागरी लिपि। कौन सी होती है, बोलिए विद्यार्थियों, देवनागरी लिपि, है ना। इसी के साथ आप लोग देखिए, जो अंग्रेजी की जो लिपि होती है, किसकी विद्यार्थियों, अंग्रेजी की, जो आप लोगों के अंग्रेजी की जो लिपि होती है, वो अंग्रेजी की कौन सी लिपि होती है विद्यार्थियों, रोमन। कौन सी होती है, रोमन। कौन सी होती है, रोमन लिपि। अंग्रेजी की कौन सी लिपि होती है विद्यार्थियों, है रोमन लिपि। ठीक है, इसी के साथ आपके लिपि, ये लिपियां होती हैं, ठीक है, अंग्रेजी की, संस्कृत की, हिंदी की। आपसे कोई भी पूछे हिंदी की लिपि कौन सी होती है, तो आप क्या बोलेंगे, देवनागरी लिपि।
संस्कृत की लिपि कौन सी आती है, आप क्या बोलेंगे, देवनागरी लिपि। अंग्रेजी की लिपि कौन सी होती है, तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप लोग कि संस्कृत की लिपि कौन सी होती है, देवनागरी। और अंग्रेजी की कौन सी लिपि होती है, अंग्रेजी की लिपि होती है आपकी रोमन लिपि। ठीक है विद्यार्थियों, इसी के साथ हम देखिए विद्यार्थियों, इसी के साथ में जो हमारी होती है उर्दू, क्या होती है, उर्दू। और हमारी एक और होती है फारसी, है ना, फारसी। इन दोनों की लिपि कौन सी होती है विद्यार्थियों, इन दोनों की लिपि होती है फारसी लिपि। कौन सी होती है, फारसी, फारसी लिपि। इन दोनों की लिपि कौन सी होती है, फारसी लिपि, है ना। इसी के साथ में एक और होती है, कौन सी, कौन सी होती है विद्यार्थियों, इसी के साथ में एक होती है पंजाबी। ठीक है, पंजाबी की कौन सी लिपि होती है विद्यार्थियों, पंजाबी की लिपि होती है गुरुमुखी लिपि। कौन सी, गुरुमुखी लिपि। कौन सी लिपि होती है विद्यार्थियों, गुरुमुखी लिपि। ठीक है, ये आपकी लिपियां होती है ना। आपके प्रश्न आएगा तो ऐसे आएगा, लिपि की परिभाषा बताइए, तो आप बता देंगे, है ना, है ना। लिखित निश्चित चिन्हों को क्या कहते हैं, लिखने के लिए जो निश्चित मौखिक जो ध्वनियों को लिखने के लिए जो निश्चित चिन्ह है उन्हें क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे। ऐसे लिखेंगे आप। और फिर ऐसे आएगा कि हिंदी की लिपि का नाम बताइए, तो देवनागरी लिपि आपको बताना है ना। पंजाबी की लिपि का नाम बताइए, तो गुरुमुखी लिपि आपको बताना है। इस तरीके से हमारा लिपि का जो भाग है वो भी हुआ। आगे हम देखते हैं व्याकरण का, व्याकरण किसे कहते हैं ना विद्यार्थी। देखिए व्याकरण पे देखिए, आप लोग 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया चलिए विद्यार्थी आगे देखिए। व्याकरण देखिए विद्यार्थी, व्याकरण, हम व्याकरण है व्याकरण। ठीक है, व्याकरण को आप लोग देखिए विद्यार्थी, व्याकरण क्या है। हिंदी में जब हम व्याकरण को देखें तो व्याकरण के जब हम टुकड़े करें, देखिए तो व्याकरण के हिंदी में टुकड़े कैसे होते हैं, जब जब हिंदी में हम व्याकरण का विच्छेद करते हैं, है ना, विच्छेद करते हैं, तो व्याकरण के विच्छेद कैसे होंगे। देखो विद्यार्थियों, व्याकरण है ये, ठीक है, ये व्याकरण है, इसके टुकड़े कैसे होंगे, इसके विच्छेद कैसे होंगे, वी धन आ धन कर धन अन। ठीक है, ऐसे होंगे, वी धन आ धन कर धन अन। ठीक है, ये व्याकरण के क्या हो गया, विच्छेद हो गया। वी धन आ धन कर धन अन से मिलकर क्या बना है, बोलिए विद्यार्थियों, व्याकरण बना है, मिलकर व्याकरण बना है। अब विद्यार्थी देखिए, व्याकरण की हम परिभाषा की बात कर लेते हैं। ठीक है, व्याकरण, व्याकरण की परिभाषा क्या होती है, ठीक है, किसे कहेंगे व्याकरण, है ना विद्यार्थियों, किसे कहेंगे व्याकरण। ठीक है, व्याकरण किसे कहेंगे। हम सब लोग पूरी व्याकरण पढ़ लेते हैं, पूरे नियम पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता कि व्याकरण आखिर में है क्या, व्याकरण की आखिर में परिभाषा क्या है। ठीक है, पूरी व्याकरण बच्चों की खत्म हो जाती है 6 और 7 क्लास में, 8th क्लास में मैंने देखा है कि पूरी व्याकरण बच्चों की खत्म हो जाती है, पर व्याकरण बच्चों को पूछे कि बेटा व्याकरण क्या है, तो उनको पता नहीं व्याकरण क्या है। तो आपके साथ ये ना हो, इसलिए आप देखिए व्याकरण की परिभाषा क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं। देखिए विद्यार्थी, व्याकरण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, व्याकरण किसे कहेंगे विद्यार्थी, किसे कहेंगे, व्याकरण किसे कहेंगे। देखिए आज के बाद आप लोग गांठ बांध लीजिए कि ये परिभाषा आपको याद रहनी चाहिए, है ना। ये देखिए,
उन नियमों का समूह। देखिए स्पष्ट ये याद रखिए कि उन, ठीक है, उन नियमों, उन नियमों, उन नियमों का समूह, उन नियमों का, उन नियमों का समूह, उन नियमों का समूह, है ना, जिससे 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 किसी, ठीक है, किसी भाषा, उस नियमों का समूह जिससे किसी भाषा के, किसी भाषा के, बोलिए मेरे साथ, व्याकरण की परिभाषा बोलिए, उन नियमों का समूह जिससे किसी भाषा के शुद्ध, क्या बोलिए, शुद्ध, क्या, शुद्ध, शुद्ध अथवा, शुद्ध अथवा, शुद्ध अथवा अशुद्ध, शुद्ध अथवा अशुद्ध, ठीक है, किसी भाषा के शुद्ध अथवा अशुद्ध, अशुद्ध होने, अशुद्ध होने का, होने का ज्ञान हो, ठीक है, होने का ज्ञान हो, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, उसे व्याकरण कहेंगे। क्या कहेंगे विद्यार्थियों, उसे व्याकरण कहते हैं। आप ये जो परिभाषा है आप लोग अपने मुख पे रख लीजिए, याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। क्या है व्याकरण की परिभाषा? व्याकरण की परिभाषा देखिए आप लोग विद्यार्थियों, क्या है कि उन नियमों का समूह, ठीक है, उन नियमों का समूह, बोलिए, उन नियमों का समूह जिससे क्या होता है, किसी भाषा, कोई भी भाषा ही हम बोल रहे वही भाषा ही तो है, जिससे किसी भाषा के किसका पता चले, बोलिए आप लोग, शुद्ध, या फिर वो भाषा अशुद्ध है या शुद्ध है, इसका क्या हो, ज्ञान हो, पता चले, है ना, कि ज्ञान हो या पता चले की बात है, ज्ञान हो या पता चले, उसे क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। उन नियमों का समूह मतलब जैसे हम व्याकरण में क्या पढ़ते, संज्ञा पढ़ते हैं, ठीक है, संज्ञा पढ़ते हैं, विशेषण पढ़ते हैं, सर्वनाम पढ़ते हैं, ठीक है, क्रिया पढ़ते हैं, कारक पढ़ते हैं, लिंग पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, ना ये सब पढ़ते हैं, ये सब नियम है ना, इन सब से मिलकर व्याकरण बनी है। तो ये उन उन विषय, उन जो टॉपिक है उनकी बात कर रहा हूं, उन नियमों का समूह जिससे हमें किसी भाषा के शुद्ध अथवा अशुद्ध होने का क्या हो, पता चले या फिर ज्ञान हो। जैसे मैं बोलूं, है ना, कि सर जयपुर गई, है ना, तो आप बोलोगे सर ये तो आप गलत बोल रहे हो, है ना, क्यों क्यों आपने ऐसा क्यों बोला कि आप गलत बोल रहे हो? आपको किस, मैं बोल रहा हूं तो मैं मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहा हूं ना, भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि सर स्कूल गई, ठीक है, तो बोले सर आप गलत बोल रहे हो, सर स्कूल गई नहीं, अशुद्ध बोल रहे हो आप, अशुद्ध, तो आपको पता चल गया कि आप अशुद्ध बोल रहे हो, है ना, नियमों के समूह को। यानी कि आपने क्या पढ़ा था, लिंग पढ़ा था, और उसमें आपने क्या देखा था कि सर जब भी पुरुष की बात होगी तो वहां गई नहीं गया आएगा, है ना, तो ये अशुद्ध है ना। लड़की गिर गया, तो सर यहाँ पे लड़की स्त्रीलिंग है ना, तो यहाँ पे गया नहीं गई आएगा। तो आपको शुद्ध और अशुद्ध का पता चला किससे, आपने जब सर्वनाम पढ़ा, आपने संज्ञा पढ़ी, है ना, आपने क्रिया पढ़ी, आपने वचन पढ़े, आपने कारक पढ़े, है ना, आपने क्रिया पढ़ी, विशेषण पढ़े, तब जाके आपको पता चला कि सर आपने जो बोला वो अशुद्ध बोला है। इस भाषा में शुद्ध और अशुद्ध का आपने जब उन नियमों का अध्ययन किया तब आपको पता चला कि वो क्या है, गलत है सर, है ना। तो आपको शुद्ध और अशुद्ध का पता चल जाएगा, है ना, उन नियमों को पढ़कर, तो वही क्या कहलाएगा जी, व्याकरण कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थी,
व्याकरण में हम क्या करते हैं, व्याकरण में हम व्याकरण में हम तीन जो है, व्याकरण में हम तीन मुख्य तीन बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। किसका? देखिए, पहला जो बिंदु है वो है आपके वर्ण विचार। कौन सा? वर्ण विचार। ठीक है। दूसरा बिंदु कौन सा है विद्यार्थियों आपका? दूसरा जो आपका बिंदु है वो है शब्द विचार। और तीसरा विद्यार्थी जो आपका बिंदु है वो है आपके वाक्य विचार। वाक्य विचार। इन तीनों में विद्यार्थी क्या करेंगे? वर्ण विचार किसे कहेंगे विद्यार्थी? वर्ण विचार में हम क्या करेंगे? भाषा के वर्णों को देखने की, समझने की कोशिश करेंगे, उनके भेदों को, आकार को, स्वरूप को जानने की कोशिश करेंगे वर्ण विचार में। ठीक है। शब्द विचार में क्या करेंगे हम? शब्द विचार में वर्णों से बनने वाले जो सार्थक शब्द है उन पर विचार करेंगे, उनके मेल से बनने वाले शुद्ध, अशुद्ध, सार्थक, असार्थक शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। और वाक्य विचार में क्या करेंगे विद्यार्थियों? जब वर्ण बन जाते हैं, वर्णों से शब्द बन जाते हैं, सार्थक शब्द बन जाते हैं, जब सार्थक शब्द को मिलाकर एक पूरा वाक्य बनाया जाता है ना, उसको हम वाक्य विचार में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये आपके आने वाले दिनों में ये टॉपिक पढ़ाए जाएंगे आपको, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है। हम धीरे धीरे हमारी व्याकरण की जो यात्रा है इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो विद्यार्थियों, ये आज का हमारा जो हिंदी भाषा और व्याकरण का जो टॉपिक था ये हमने आज पूरा किया। इसी क्रम में आगे की कक्षाएं आपको दी जाएगी। अब ये आगे की कक्षाएं भी 6, 7 और 8 क्लास के लिए ही होगी विद्यार्थियों। मैं यहाँ आपको समझाने का हर संभव प्रयास करूँगा। मैं प्रयास करूँगा कि आपको आपके स्तर से समझाया जाए ताकि आप तक जो मेरी अभिव्यक्ति है वो पहुँच पाए। मैं जिस तरीके से स्वयं समझाऊँ उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आप भी जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे आप बोलें और इनके नोट्स बनाएं और इसको रिवीजन करें ताकि आप अपने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। विद्यार्थियों, लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल का नाम विद्यार्थियों हिंदी ज्ञानदीप है। हिंदी ज्ञानदीप। ये विद्यार्थियों मेरा नहीं, आपका अपना चैनल है। ठीक है। तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो आपके जैसे विद्यार्थी है जिनको इस जो व्याकरण है या फिर जो पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड है, पद्य खंड है, उसमें कठिनाई का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है ना, सामना करना पड़ता है। उन अपने क्लास साथियों, सहपाठियों, मित्रों, दोस्तों तक पहुंचाइए। ठीक है। आप लोग ये एक ऐसा माध्यम है जो मुझे वहां तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। तो आप लोगों से निवेदन है, आप सभी मेरे विद्यार्थियों के, है ना, निवेदन करने की कोई आवश्यकता है नहीं। मैं नहीं मानता कि आप लोगों से निवेदन करने की आवश्यकता पड़े, पर फिर भी आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जिस को भी इस जो हमारा जो ये सेशन है, जो हमारा ये जो सत्र है, जो ये लेक्चर है, जो ये कक्षा है व्याकरण की, इसकी जिसको भी आवश्यकता है वहां तक पहुंचाए। आपके जो छोटे भाई बहन हैं, 6 में है, कोई 7th में है, कोई 8th में है, कोई 9th में है, ठीक है, वहां तक आप पहुंचाइए। आने वाले समय में हम 11th और 10th की भी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उस पोर्शन को शुरू करेंगे। तो आप अपने बड़े भाई बहनों जो 11वीं और 12वीं में हिंदी साहित्य से 11वीं और 12वीं की कक्षाएं पढ़ रहे हैं, ऐच्छिक हो या अनिवार्य है, उसको भी हम यहाँ पे शुरू करेंगे। तो आप लोग वहाँ तक भी पहुँचाइए और इस चैनल को अपना प्यार और अपना सपोर्ट दीजिए।
ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। जय हिंद। चलिए विद्यार्थी।